टैक्सोनॉमी जो था प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हमने टर्म पढ़ी थी टैक्सोनॉमी। ये थी टैक्सोनॉमी, जो कैटेगरीज थी हमारी, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज थी उनको हम कहते थे टैक्सोन, है ना। और हमने 7 ब्रॉड टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी देखी थी, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, है ना। वो कैटेगरीज कौन सी थी? एक तो थी किंगडम, सबसे पहली जो थी वो थी किंगडम। फिर थी फाइलम, फाइलम जो यूज होती है वो एनिमल्स में यूज होती है, जो डिवीजन यूज होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है ना। उसके बाद फिर थी क्लास, फिर थी ऑर्डर, फिर थी फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये 7 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, है ना। और इसका मैंने न्यूमोनिक भी बताया था, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली केयर से, है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली इसका ज्यादा यूज है। ये तो टर्म्स हो गई, जो टर्मिनोलॉजीज हो गई, इनका ज्यादा यूज है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो सबसे पहले आए थे, मतलब सबसे पहले से लेकर अभी तक के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। अब जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो यूजेस के बेसिस पे आए थे। ये मैंने पहले भी बता रखा है लिविंग वर्ल्ड में कि जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो यूजेस के ऊपर बेस्ड थे। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई किया था, और एनिमल्स को एनिमा और एनिमा वो किया था, क्लासिफाई किया था। ये जो क्लासिफिकेशन था ये था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। ये इन्होंने किया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, ठीक है। तो प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमा और एनिमा में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ये वाला पार्ट तो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ये तो बेसिकली एक छोटी सी नॉलेज होगी, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे जिनको साइंटिफिक बेसिस पर डिराइव किया गया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, ठीक है। अब जो प्लांट्स थे उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस में उन ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स के अंदर रखा गया था। वो प्रॉपर्टी थी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके सेल्स के अंदर जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी। प्लांट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर सेल वॉल जो थी उनके सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट थी। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में रखे गए थे उन सब के अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। उन सबके सेल्स के अंदर सेल वॉल जो थी वो एब्सेंट थी, ठीक है। अब जो ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसके अंदर प्लांट्स के अंदर दोनों के दोनों
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों ऑर्गेनिजम्स थे। एनिमल्स के अंदर भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूडेड थे और मल्टीसेलुलर भी इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो अब अर्न्स्ट हैकेल आए। अब अर्न्स्ट हैकेल को लगा कि ये जो यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो साथ रखे हुए हैं, इनको अलग अलग कर देना चाहिए, इनको अलग अलग किंगडम के अंदर रख देना चाहिए। ठीक है, तो हम अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। तो अब अर्न्स्ट हैकेल ने एक तीसरा किंगडम बना दिया, वो किंगडम था प्रोटिस्टा। उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जो था किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें इसमें भी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और इसमें भी जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब एनिमल और प्लांट किंगडम्स में सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बचे और इस जो प्रोटिस्टा किंगडम था इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पहले प्लांट्स में थे चाहे वो एनिमल्स में थे, उनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो ग्रुप बन गया उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इसलिए इसको डस्टबिन किंगडम भी कहा जाता है। ये डस्टबिन किंगडम है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे सारे के सारे यहां डंप कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद अब हुआ क्या कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे इसके अंदर दो तरह के सेल टाइप थे। जो पैरा सेल टाइप थे वो थे प्रोकैरियोटिक और दूसरे थे यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर ना न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर ये दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, यानी कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब कोपलैंड आए। अब कोपलैंड ने सोचा कि जो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो साथ में हैं इनको भी अलग अलग करना चाहिए। तो हम अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। तो अब हमारे कोपलैंड आए। ठीक है, कोपलैंड ने सोचा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कर देना चाहिए। तो उन्होंने दो किंगडम्स बना दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। अच्छा, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो उन्होंने प्रोटिस्टा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया मोनेरा और दूसरा रह गया प्रोटिस्टा। ठीक है, अब जो मोनेरा है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे और जो प्रोटिस्टा था इसमें यूकैरियोटिक थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को दो सेपरेट किंगडम्स में अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो प्लांट्स थे उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और सैप्रोट्रॉफिक दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। ऑटोट्रॉफिक और सैप्रोट्रॉफिक दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स प्लांटे के अंदर प्रेजेंट थे। क्योंकि जो प्लांटे जो ग्रुप था मैंने आपको पहले बताया था कि जो उस टाइम में जो स्टार्ट में जो बना था, जो कैरोलस लीनियस जिस बेसिस पे बनाया था वो सिर्फ था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर
प्लांटे जो था वो किंगडम बनाया गया, ठीक है। तो अब उसके बाद आए आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने सोचा कि इन जो सैप्रोट्रॉफिक और जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट किंगडम में रख देना चाहिए। तो हम अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। अब जो अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम देखेंगे वो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इस सिस्टम को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब जो मोनेरा थे अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो फंजाई है उसके अंदर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, with saprotrophic mode of nutrition। तो जो ऑर्गेनिज्म इस प्लांट्स वाले ग्रुप में से जो हटे थे, जो प्लांट्स वाले ग्रुप में से जो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हटे थे वो फंजाई के अंदर डाल दिए गए। जो नया किंगडम बनाया गया वो था फंजाई, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो थे वो थे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, with autotrophic mode of nutrition। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड थे वो थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो एनिमल्स के अंदर थे वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोफिटिक, ठीक है, होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग सेल वॉल के बेसिस पे किया गया था, इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। मोनेरा के अंदर भी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जो प्रोटिस्टा होता है उसमें सारे के सारे प्रोटिस्टेंस के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मोस्टली के पास होती है। या आप लिख सकते हैं सम है सेल वॉल, मोस्टली नहीं, सॉरी, कुछ के पास होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना चाहिए सम हैज सेल वॉल, और जो फंजाई है उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये 5 किंगडम्स में आर.एच. व्हिटेकर ने बांटा। अब आर.एच. व्हिटेकर ने इन किंगडम्स में किस बेसिस पर बांटा हम वो देखेंगे।